गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिकों में मैंने आपको CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बता दिया था, उसके एग्जाम्पल करा दिए थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। जो संकुल यौगिक होते हैं या संकुल यौगिकों के विलयन होते हैं वो रंग शो करते हैं, उनके विलयन रंगीन होते हैं, कुछ के रंगहीन भी होते हैं। तो रंग क्यों दिखाई देते हैं, रंगों की व्याख्या हम किस प्रकार करते हैं उसको पढ़ेंगे आज। संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या। तो देखो इसकी व्याख्या जो की जाती है वो CFT के आधार पर की जाती है। रीजन जो समझाया जाता है वो किसके आधार पर समझाया जाता है? CFT के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर व्याख्या होती है इसकी। पहला तो ये याद रखना। अब इसकी व्याख्या कैसे होती है? आपको पता है कि CFT के अनुसार संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के डी कक्षक होते हैं उनका लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। देखो CFT के अनुसार जो CMA के डी कक्षकों का, CMA जानते हो ना, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय परमाणु धातु के डी कक्षकों का लिगेंडों की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाता है? दो ऊर्जा स्तरों में विपाटन हो जाता है। T2G व EG में विपाटन हो जाता है, जैसे भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक थे, ये तीन तो T2G और ये दो EG। लिगेंड के द्वारा क्या हो गया? इनका विपाटन हो गया। समझिए इस चीज को। लिगेंड की उपस्थिति में T2G तो निम्न ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, अष्टफलकीय संकुल के लिए बात कर रहा हूं मैं, और EG क्या हो जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। ये चीज पता है आपको? ये बीच में इनका जो एनर्जी गैप है डेल्टा O। अब मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए अपन ने नीचे वाले में। होता क्या है, जब संकुल लवण या विलयन, संकुल लवण या उसका विलयन है जो इस डेल्टा O से अधिक ऊर्जा का प्रकाश अवशोषित करता है, विलयन विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा बोलते हैं इसको, विपाटन ऊर्जा डेल्टा O से अधिक, डेल्टा O से अधिक या बराबर ऊर्जा का प्रकाश अवशोषित करता है, तो जो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो कलर की पहली शर्त यही है कि
उस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये पहली शर्त है जो अपन ने निकाला था ना, कौन तो रंगहीन होगा कौन रंगीन होगा, तो उसमें अपन ने क्या गिने थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है रंग के लिए। जिन यौगिकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही रंग शो करते हैं, जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं वो रंग शो नहीं करेंगे। तो निम्न ऊर्जा स्तर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। अब देखो ये कैसे जाएंगे, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके यहां से संक्रमण, मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां से संक्रमण हो रहा है और ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए यहां, तो ये डी संक्रमण हो गया। इस एक को दिखा देते हैं, ये क्या हो गया, डी संक्रमण। अभी नहीं दिखाते इसको, एक ही दिखा दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी1, इसने ऊर्जा अवशोषित करी H-nu। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि जिस प्रकाश को अवशोषित करता है, हमारा जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है विभ ओर से, तो जिस रंग का प्रकाश अवशोषित करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है, बाकी के प्रकाश को वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो उनका पूरक रंग दिखाई देता है, जो प्रकाश अवशोषित किया है उसका पूरक रंग। और यहां पर क्या कंडीशन हो जाती है आपकी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है, ये यहां आ गया ऊर्जा अवशोषित करके, ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। लेकिन ये अवस्था अस्थायी है, ये अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। और ये वापस क्या करता है, यहां पर आता है। जब ये यहां आएगा तो अब की बार क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यहां पर आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अब की बार ऊर्जा निकलेगी। देखो इस बार तो यहां तो ऊर्जा अवशोषित करी तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहां गया, पर यह अवस्था कैसी रहती है, अस्थायी अवस्था है। कुछ समय बाद ये अपनी स्थायी अवस्था में आएगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वो ही जो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है वो रंग हमें दिखाई देता है। वो क्या होता है, जो अवशोषित किया है उसका ही पूरक रंग होता है। अवशोषित रंग का पूरक रंग हमें दिखाई देता है। यहां पर ये इसकी क्या होगी, कंडीशन होगी। यहां ये दृश्य प्रकाश का अस्थायी अवस्था है, इसलिए दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन। अब देखो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से डी कक्षक में जा रहा है, तो इस घटना को बोलते हैं डी संक्रमण। इसे याद रखना, संकुल यौगिकों में रंग किसके कारण दिखाई देते हैं, डी संक्रमण के कारण। मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाना या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना, ये जो संक्रमण कहलाता है, इस संक्रमण को बोलते हैं डी संक्रमण। क्वेश्चन आ जाता है डी संक्रमण किसे कहते हैं, तो डी कक्षक के जो लिगेंड की उपस्थिति में 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इन 2 ऊर्जा स्तरों में ही जो संक्रमण होता है उसी को क्या बोलते हैं, डी संक्रमण। और डी संक्रमण के फलस्वरूप ही हमको वो यौगिक है जो रंगीन दिखाई देता है, उसका रंग दिखाई देता है। तो ये यहां तक का पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। इस चीज को और लिख लेता हूं, संकुल यौगिक जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश
अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं उसका पूरक रंग वही उत्सर्जित होता है, तो उसका पूरक रंग कप्लीमेंट्री कलर, उसका पूरक रंग दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है भाई। पर सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात कि डी कक्षकों का विपाटन है जो लिगेंड की उपस्थिति में होता है, यदि संकुल यौगिक में से लिगेंड निकाल दिए जाएं तो वो फिर रंग भी शो नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे की बात करेंगे कि कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या पता कि कौन से तरंगदैर्ध्य का प्रकाश या कौन से रंग को अवशोषित करेगा, तो कौन सा रंग दिखाई देगा, उसका पूरक रंग कौन सा है। भाई लाल का पूरक रंग कौन सा है, मान लो लाल प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, या हरे प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, या नीले प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, उनको पूरक रंग क्या है। तो रंगों के बारे में अब अपन आगे बात करेंगे। हाँ भाई, इसको मैं साफ कर देता हूं। आगे की इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो रंग का कारण क्या है, डीडी संक्रमण। संकुल यौगिकों में रंग क्यों दिखाई देते हैं, डीडी संक्रमण के कारण। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई संकुल यौगिक है, ये संकुल यौगिक का विलयन रखा हुआ है। अब इस पर आपने प्रकाश डाला, ये अपने ऊपर डाले गए प्रकाश का या ये सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। 400 नैनोमीटर से वायलेट से लेकर रेड तक की विबग्योर, इन सब का ही क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इन सबको क्या कर रहा है, ये अवशोषित कर रहा है, पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण। जब ये इनका पूर्ण अवशोषण करेगा तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, सारा का सारा काले रंग का दिखाई देगा, ब्लैक। तो एक तो ये पॉइंट याद रखो, यदि कोई संकुल यौगिक अपने ऊपर डाले गए प्रकाश की सारे प्रकाश को या सारी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और यदि कोई संकुल यौगिक अपने ऊपर डाले गए प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, क्या कर देता है, सारे प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देता है, आपके वायलेट से रेड तक के क्या कर रहा है, परावर्तित। यहां पर पूर्ण परावर्तन हो रहा है। तो 7 रंग परावर्तित हो रहे हैं, सातों रंग मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट। तो ये व्हाइट श्वेत दिखाई देगा। तो दो चीज तो ये याद रखनी है, काला और सफेद कब दिखाई देगा, संकुल यौगिक काले रंग का कब दिखाई देगा, जब वो अपने ऊपर आपतित सारे प्रकाश की तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित कर लेता है। और व्हाइट कब दिखाई देगा, जब वो अपने ऊपर आपतित सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो वो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। इसके बाद आता है रंगों का चक्र, कि किसका पूरक रंग क्या होता है, किसका पूरक रंग क्या होता है। तो रंग चक्र, रंगों का चक्र ऐसे बना लेना आप, ये
हाँ भाई, देखो बच्चों, दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विबग्योर तो आप जानते हो, पर विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। इसमें अपन जब वायलेट से रेड की तरफ चलते हैं तो एनर्जी तो बढ़ती है, उसकी आवृत्ति भी बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य घटती है। जो आपका लैम्बडा है वो घटेगा। ये 3 चीज याद रखनी है आपको। इसका मतलब किसी विशिष्ट रंग की जो ऊर्जा है वो इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ऊर्जा ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? कम होगा। और आपको पता है वायलेट की 400 लगभग 400 नैनोमीटर होती है और रेड की लगभग 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ऐसे। इसका मतलब लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम है और वायलेट की ऊर्जा इन सब में सबसे ज्यादा है। अब देखो, चक्र बनाने के लिए देखो यही क्रम यूज में लूंगा, बस मैं इंडिगो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इंडिगो और ब्लू एक जैसे से होता है, अंतर नहीं कर पाते। तो देखो, बैंगनी रंग वायलेट, फिर यहां लिख दो ब्लू, इंडिगो को छोड़ दो, फिर यहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इनका क्रम हो गया। वायलेट का मतलब 400 नैनोमीटर, ब्लू का मतलब होता है 455 नैनोमीटर, ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है? 485, येलो 515 नैनोमीटर, इनकी तरंग दे दे रहे कितनी है? 515 नैनोमीटर। ऑरेंज 550 नैनोमीटर, और रेड ये होती है लगभग 600 नैनोमीटर से ऊपर। ये इधर तो 600 नैनोमीटर, ये इधर 700 आ जाएगी। तो अब देखो पूरक रंग क्या होते हैं? जो आमने सामने कलर है, देख लो, पूरक रंग है ये एक दूसरे के, समझे? वायलेट का पूरक रंग ये तो अवशोषित रंग, और इधर आ जाएगा पूरक रंग। तो वायलेट का क्या होगा? येलो, येलो का क्या होगा? वायलेट। ऐसे ही ब्लू का क्या होगा? ऑरेंज, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा? ब्लू। ग्रीन का क्या होगा? रेड, और रेड का क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो समझ गए पूरक रंग किसका पूरक रंग क्या होते हैं? इस चक्र से आमने सामने के कलर एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अगर ग्रीन कलर को अवशोषित कर रहा है तो रेड का दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो उसका पूरक रंग लाल होता है, इसलिए वो लाल रंग का दिखाई देगा या गुलाबी रंग का दिखाई देगा। बैंगनी रंग को अवशोषित कर रहा है तो वो पीले रंग का दिखाई देगा, पीले को अवशोषित कर रहा है तो बैंगनी का दिखाई देगा, नीले रंग को अवशोषित कर रहा है तो ऑरेंज, नारंगी रंग का दिखाई देगा, और ऑरेंज को अवशोषित कर रहा है तो ब्लू कलर का। तो समझ में आ गया रंग कौन से दिखने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, आपके लिए ट्रिक हो गई है। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इस ट्रिक को याद रखो, आप बता दोगे किसका पूरक रंग क्या बनेगा। ठीक है भाई, तो ये अपन ने क्या कर दी? रंगों की व्याख्या। जैसे एक दो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। कि क्या होता है इनके ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं, या एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन जो बनते हैं।
तो रंग किसके कारण दिखाई देते हैं? डी संक्रमण के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से प्रकाश अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में तो उस अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग उत्सर्जित करते हैं, और वही पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है भाई। और किसका पूरक रंग क्या बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमेशा ये याद रखना, रंगों के कारण, रंग किस किस कारण से? रंग के कारण। पहला डी संक्रमण। और डी संक्रमण कब होता है भाई? डी कक्षक है, जो डी कक्षक विभाजित हो जाते हैं किसकी उपस्थिति में? लिगैंड की उपस्थिति में। तो दूसरी चीज, लिगैंड उपस्थित होंगे तभी डी कक्षकों का विपाटन होगा, और वहीं डी संक्रमण होगा, लिगैंड की उपस्थिति। तीसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो ये आपके रंगों के कारण है। इन तीन में से एक भी चीज नहीं है तो आपको रंग, आपका यौगिक के जो रंग नहीं दिखाएगा। रंग किस किस कारण से दिखाई देते हैं? सबसे पहला तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो डी कक्षकों में। दूसरा, लिगेंड हो, यौगिक में से अगर लिगेंड निकाल दोगे तो फिर रंग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का क्या होता है? विपाटन। ठीक है ना, इस कारण से। और तीसरा, डी संक्रमण, लिगेंड की उपस्थिति के बाद भी जब ऊर्जा अवशोषित करता है तो वहां पर क्या होता है? डी संक्रमण होता है, जिसके कारण रंग दिखाई देते हैं। तो ये रंगों के कारण है। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि TiH2O का होल 6 Cl3, TiH2O का होल 6 Cl3 को गर्म करने पर वह रंगहीन क्यों हो जाता है? वह रंगहीन क्यों हो जाता है? तो देखिए, जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे। TiH2O का होल 6 Cl3, इसको गर्म करो, गर्म करते ही जल है जो वाष्प बन के निकल जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा? TiCl3 और 6H2 निकल गया। अब यहां पर ये तो टाइटेनियम +3 है, यहां पर भी +3 था, लेकिन यहां पर लिगैंड निकल गए, और लिगैंड की उपस्थिति में ही डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो आपको जब डी कक्षकों के दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां होगा? डी संक्रमण नहीं होगा। तो गर्म करने पर लिगैंड, गर्म करने पर क्या होते हैं? लिगैंड H2O निकल जाता है, निकल जाते हैं। अतः डी कक्षकों का विपाटन भी नहीं होगा, नहीं होता, और डी संक्रमण भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। तो पता लग गया कि ये यौगिक तो रंगीन होता है, लेकिन इसको जैसे ही अपन गर्म करते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका रीजन आपको पता लग गया होगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन। देखो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि CuSO4 तो श्वेत होता है, श्वेत है, जबकि CuH2O का होल 6 SO4 रंगीन है, नीले रंग का है। क्यों? ये क्वेश्चन भी बनता है। देखो इसमें
कि CuSO4 तो श्वेत है, जबकि CuH2 का O6SO4 क्या है, नीले रंग का है। तो इसका क्या रीजन है? तो संकुल का रंग जो लिगेंड की उपस्थिति में शो होता है, यहां पर इसमें लिगेंड उपस्थित नहीं है, इस कारण से ये तो रंग दिखाएगा नहीं। लेकिन यहां पर H2O लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये क्या दिखाएगा? नीला रंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नीला रंग। आगे चीज समझ में, H2O लिगेंड की तरह, लिगेंड की उपस्थिति के कारण, H2O जो लिगेंड का कार्य कर रहा है उपस्थिति के कारण, और यहां पर लिगेंड क्या है? अनुपस्थित है, लिगेंड अनुपस्थित है। आई चीज समझ में? तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए आप, जो संकुल का रंग है वो लिगेंड की सामर्थ्य पे भी निर्भर करता है। संकुल का रंग लिगेंड की सामर्थ्य, प्रबलता पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है? देखो, एक सोचने की बात है। अगर प्रबल लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा, डी कक्षकों का विपाटन ज्यादा होगा, विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो जो ऊर्जा अवशोषित की जाएगी वो ज्यादा, जो रंग अवशोषित किया जाएगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। ऊर्जा ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम। तो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होगा। कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होगा तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसका पूरक रंग होगा, तो वो ज्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दिखाई देगा। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको क्लियर करते हैं अपन। रंगों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, ये तो आपको पता ही लग गया भाई। प्रबलता बढ़ेगी तो विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। ये चीज याद रखना। प्रकाश का ई ऊर्जा समानुपाती होती है 1/λ के। तरंग दैर्ध्य घट जाएगी अगर ऊर्जा बढ़ेगी, विपाटन ऊर्जा। तो एक क्वेश्चन है, MnCl4 -2 हरे रंग का है, जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है बोर्ड में, जबकि MnH2O का होल 6, MnH2O का होल 6 +2 गुलाबी रंग का होता है। क्यों गुलाबी रंग का होता है? क्यों? तो देखो, MnCl4 दोनों का आप एक बार डायग्राम बना लो भाई। डी कक्षक है, डी कक्षक है, यहां पर ये चतुष्फलकीय संकुल है, तो डी कक्षकों का क्लोरीन की उपस्थिति में विपाटन होगा। विपाटन होगा तो T2G तो ऊपर जाएंगे और Eg नीचे आएंगे। ये चतुष्फलकीय संकुल है, ये एनर्जी गैप क्या कहलाता है? चतुष्फलकीय विपाटन ऊर्जा, चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा। ठीक है, इधर क्या है? ये MnCl4 तो क्या है? चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय संकुल। अब यहां पर देखो MnH2O का होल 6, ये क्या है? अष्टफलकीय है। तो इसका भी बनाओ एनर्जी डायग्राम।
ये भी दो पार्ट में बटेगा। T2G, सॉरी, EG और T2G। ये चीज पता लग गई ना, इधर T2G ऊपर क्यों और इधर T2G नीचे क्यों है। ये अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुल। अब समझिए, दोनों में ही Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों में ही Mn क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। होता क्या है, यहां पर ये जो विपाटन ऊर्जा है इसका गैप क्या है, डेल्टा O। और मैंने कल आपको बताया था इन दोनों का रिलेशन। पहली चीज तो कि डेल्टा T इज 4/9 डेल्टा O, मतलब चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा हमेशा अष्टफलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। मतलब डेल्टा O का मान डेल्टा T से ज्यादा है। यहां पर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, यहां पर एनर्जी गैप कम है। दूसरी चीज, क्लोरीन है जो दुर्बल लिगेंड है, Cl- दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल है H2O की तुलना में। H2O क्या है, प्रबल है। अब प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इसका विपाटन ऊर्जा या ऊर्जा अंतराल है वो अधिक है, इसका ऊर्जा अंतराल कम है। तो यहां पर ये तो ज्यादा एनर्जी अवशोषित करेगा। इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहां तो कम ऊर्जा अवशोषित होगी, कम ऊर्जा अवशोषित। यहां क्या होगी, अधिक ऊर्जा अवशोषित, अधिक ऊर्जा अवशोषित। अब देखो ध्यान दो ना बेटा, ऊर्जा तरंग दैर्ध्य की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहां कम ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब MnCl4 जो कम ऊर्जा अवशोषित 600 नैनोमीटर की ऊर्जा अवशोषित करेगा। अब 600 नैनोमीटर की ऊर्जा अवशोषित करेगा। अभी चक्र बनाया था अपन ने, इसको याद करो। 600 नैनोमीटर तो क्या था, रेड कलर की थी। रेड का पूरक क्या है, ग्रीन, तो ये हरे रंग का दिखाई देगा भाई। 600 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य अवशोषित कर रहा है ये। 600 का पूरक रंग क्या आ जाएगा, पूरक रंग क्या है, हरा, इसलिए ये हरे रंग का है। देखो हो गई ना व्याख्या। इधर देखो एनर्जी ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम। ये जो अवशोषित करता है वो 480 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है, 480 नैनोमीटर। यहां पर देखो 480 पर कौन सी आ रही थी, ग्रीन। ये 400 ग्रीन 485 थी, तो 480 यहां आएगी। तो इसका पूरक रंग क्या है, लाल से थोड़ा हल्का गुलाबी, तो इसका अर्थ ये क्या हो जाता है, गुलाबी कलर का। 480 का पूरक रंग क्या है, गुलाबी, इसलिए ये गुलाबी दिखाई दे रहा है। तो चीज आई समझ में। एक क्वेश्चन क्या लिखोगे आप कि आपका जो MnCl4 है वो 600 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य, 600 नैनोमीटर का मतलब हो गया लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है, जिसका पूरक रंग क्या है, हरा है। इसका अर्थ से ये हरे रंग का दिखाई देता है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्यों अवशोषित कर रहा है, क्योंकि इनका एनर्जी ऊर्जा अंतराल कम है, इनको कम ऊर्जा चाहिए। इसकी ऊर्जा सबसे कम है, इसकी और इस वाले की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की, रेड की ऊर्जा सबसे कम। यहां इनका ऊर्जा अंतराल बढ़ गया, अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा का मतलब तरंग दैर्ध्य कम होनी चाहिए, तो ये हरे रंग का अवशोषित करता है, इसलिए गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो आप लोग क्लियर हो गया आज ये संकुल यौगिकों के रंगों की। देखो जिस भी यौगिक का रंग पूछा जाए कि वो रंगीन होगा या रंगहीन होगा, तो सबसे पहले तो ये देखो उस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आधे क्वेश्चन तो इसी पर बेस होंगे। वो यौगिक देगा,
तो उस यौगिक में आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता कर लो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कलरफुल है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है, फिर आगे अपन बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में ये आपका हो गया। कल अपन CFT की कमी और संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे।